काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा में सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन बिल पर चर्चा। नए कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहाल करने का फैसला टला। केंद्र सरकार ने कहा, उड़ानें बहाल करने की नई तारीख बाद में तय की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को किया ढेर। सेना का तलाशी अभियान जारी। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह नवंबर में बढ़कर 1.31 लाख करोड़ रुपए हुआ। जीएसटी के 1 जुलाई 2017 को लागू होने के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा संग्रह। और हॉकी में भुवनेश्वर में खेले जा रहे जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में गत विजेता भारत की आज बेल्जियम से होगी भिड़ंत। क्वार्टर फाइनल जीतने पर सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी और स्पेन के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। नमस्कार, इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर में हूं ओम प्रकाश और खबरें विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर ढोंग करना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि सरकार बहस के लिए तैयार है। विपक्ष को सदन में आकर बहस में हिस्सा लेना चाहिए, न कि हंगामा कर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। नकली गांधी पे कॉल के वो पूज्य महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू के सामने बैठना, ये तो बहुत हास्यास्पद है। इट इज रिडिकुलस एंड नकली गांधी डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इसीलिए मैं उनको निवेदन करता हूं, आप कम से कम पश्चाताप व्यक्त करिए और आप हाउस में आइए। कल भी आप नहीं थे, डैम सेफ्टी के बिल बारे में हम पारित कर सकते थे, लेकिन अपने आप सरकार के तरफ से मैंने निर्णय लेके उसको पोस्टपोन किया हूं। आज चर्चा होने दो, क्योंकि हम भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन और ओपन डिबेट सरकार चाहते हैं, इसलिए हमने कल पोस्टपोन किया है। कम से कम आज आप आइए, चर्चा में भाग लीजिए और अगर 12 एमपी आना चाहते हैं तो वो रिग्रेट व्यक्त करने दो, पश्चाताप व्यक्त करने दो।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार ने दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए जारी नए दिशा निर्देश आज से प्रभावी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है, जो कि 1 दिसंबर से प्रभावी हो रहा है। सभी यात्रियों को पिछले 14 दिनों की यात्रा का विवरण देना होगा। साथ ही एयर सुविधा पोर्टल पर RT-PCR टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। 12 जोखिम श्रेणी वाले देशों से आने वाले यात्रियों को देश में आने के बाद कोविड टेस्ट करवाना होगा और एयरपोर्ट पर टेस्ट की रिपोर्ट के लिए इंतजार करना होगा। यात्रियों की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो उन्हें 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। फिर 8वें दिन एक बार फिर से टेस्ट करवाना होगा और फिर नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो अगले 7 दिनों के लिए उन्हें खुद अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी जरूरी होगा। जोखिम श्रेणी वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्हें 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी। 12 जोखिम श्रेणी वाले देशों में यूनाइटेड किंगडम सहित यूरोप के देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल शामिल हैं। और भारत ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से प्रभावित जोखिम श्रेणी वाले देशों की सूची में से बांग्लादेश को हटा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को नई सूची जारी की, जिसमें से बांग्लादेश का नाम हटा दिया, जहां से आने वाले यात्रियों की अतिरिक्त जांच और रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 11 जोखिम श्रेणी वाले देशों में यूनाइटेड किंगडम सहित यूरोप के देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ साथ घरेलू यात्रियों के लिए नए कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन से उत्पन्न जोखिमों के मद्देनजर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को उन देशों का विवरण देना होगा जहां उन्होंने पिछले 15 दिनों में यात्राएं की हैं। यात्रा के दौरान घरेलू यात्रियों के पास RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा घोषित जोखिम वाले देशों के सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा। यात्रियों के 7 दिन में दूसरे दिन, चौथे दिन और 7वें दिन का रिपोर्ट नेगेटिव आना जरूरी है। सभी टेस्ट के रिपोर्ट नेगेटिव आने की स्थिति में यात्री को एक और 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। दूसरे देश से जो जोखिम जोन में नहीं है उन देशों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट और 14 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी है। देश के भीतर के यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट 48 घंटे में नेगेटिव जरूरी या फिर वैक्सीन की 2 डोज रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर किसी ने गलत जानकारी सरकार को दी तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सबसे तेज रहने पर भाजपा प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने प्रेस वार्ता करके ये कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। इस भारतीय अर्थव्यवस्था भी इससे अछूत ही नहीं रही। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में जो फैसले लिए उसका परिणाम दुनिया के सामने है। जफर इस्लाम ने यह कहा कि पीएम मोदी के दृढ़ फैसलों के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था आज मजबूत स्थिति से आगे बढ़ रही है। सोच समझ के अच्छे फैसले लिए, आज उसका प्रमाण उस फैसले का आज जो है पूरी दुनिया जो है एक्नॉलेज कर रही है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जिस तरह से फैसले लिए गए, आज ये दुनिया के ये कोई सीक्रेट नहीं है, दुनिया की सबसे तेज तर्रार इकोनॉमी है, तेजी से ग्रो कर रही है और ग्रोथ मोमेंटम जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो दिख रही है, उससे साफ इसके संकेत है कि आगे आने वाले दिनों में हिंदुस्तान जो है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी और तेजी से ग्रो करेगी। उत्तराखंड के श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में CDS बिपिन रावत बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए CDS बिपिन रावत ने कहा, केंद्र सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में कई परियोजनाएं शुरू की हैं।
you can do human service to mankind and to our nation, and particularly to people of this state, if you can become job givers. Go in for starting your own startups. The government is giving wholesome opportunities to enable you to begin your own career as an entrepreneur and then become a job giver. This is very important. And all of you who are graduating from here should take advantage of the knowledge that has been acquired by you, the learning process that you have adopted, and therefore see how best you can contribute to the welfare of this state and to your country. और दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीति आयोग ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को हिमालय क्षेत्रों का बहुआयामी शोध का कार्य दिया गया है, जिससे काफी लाभ होगा। आज का दिन वास्तव में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आप सभी राष्ट्र निर्माण यात्रा पर निकल रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नीति आयोग ने हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल को भारतीय हिमालय क्षेत्र पर बहुआयामी शोध करने के लिए इंडियन हिमालयन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कंसोर्टियम 2020 का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, जो कि वन हिमालय के विषय को आगे बढ़ाते हैं। मुझे विश्वास है कि कंसोर्टियम हिमालयी राज्यों की कृषि, पर्यावरण का अनुकूल पर्यटन के विकास, रोजगार के अवसर का सृजन तथा जल संरक्षण के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के आवास पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमें उत्तराखंड के सभी शहीदों पर गर्व है। सबके आंगन की पवित्र माटी सैन्य धाम पहुंचेगी। हमारे वीर बहादुर जवान हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। हमें गर्व है मेजर चित्रेश बिष्ट पर, हमारे उत्तराखंड के सभी शहीदों पर, जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और सबके आंगन की जो पवित्र माटी है वो सैन्य धाम पहुँचेगी और हमेशा हमारे ये वीर बहादुर सैनिक जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी है, वो हमारे हमेशा स्मरण में रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में रहेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ बनाया है, उसकी घोषणा की है। वो सैन्य धाम में सबका योगदान होगा और सबकी उसमें सभी का एक तरह से सहयोग होगा। देश के कई भागों में सामान्य से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पूर्व मानसून अभी भी सक्रिय है, जिससे कई भागों में अक्टूबर महीने जैसा बारिश हो सकती है। Rainfall is expected to be normal to above normal over major part of the peninsular India, especially the area which is affected by northeast monsoon. That means northeast monsoon will continue to be good in December, just like it has been in month of October and November. And you can expect rainfall even becoming above normal over east central India, covering some parts of, or most parts of Odisha and adjoining areas. वहीं दिसंबर और जनवरी के महीने में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग में डीजीएम एम महापात्रा ने कहा कि देश के कई भागों में दिसंबर से फरवरी के बीच सामान्य से कम तापमान रहने की संभावना उन्होंने व्यक्त की है। ये आगामी सर्दियों के मौसम दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिकांश हिस्सों और हिमालय के तलहटी के कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से अधिक होने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। केवल उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों और उत्तर पूर्व भारत के अधिकांश हिस्सों को छोड़कर जहां अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से अधिक होने की संभावना है। और मुंबई में फिर से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज मुंबई में भारी बारिश की आशंका जताई है
मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी गुजरात और उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक पालघर, ठाणे और मुंबई बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। एक चक्रवाती तूफान शनिवार सुबह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से भी टकरा सकता है। इस तूफान के कारण इन दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्वी राज्यों में भी 5 से 6 दिसंबर को बारिश की आशंका है। मौसम विभाग की तरफ से जारी मौसम बुलेटिन में बताया गया है कि अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव वाला क्षेत्र अगले 12 घंटों में बन सकता है और शुक्रवार के आसपास मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र तट से दूर पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने कहा है कि दक्षिण थाईलैंड और उसके आसपास बना दबाव कल शाम अंडमान सागर के मध्य में पहुंचा, जिसके 4 दिसंबर की सुबह ओडिशा तट से टकराने की संभावना है। इससे पहले कल मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान के शनिवार सुबह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकराने की आशंका जताई है और इस तूफान के कारण इन दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। जो लो प्रेशर सिस्टम बना था जो कि साउथ थाईलैंड एंड एडजॉइनिंग एरिया में, तो वो धीरे धीरे कल शाम को अंडमान सागर के मध्य भाग में पहुंच गया है। आज भी उसका जो स्थिति है वो उसी एरिया में एक्टिव है एवं और उसका जो एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो मिड ट्रोपोस्फियर तक, जो एटमॉस्फेयर में मिड ट्रोपोस्फियर तक ये फैला हुआ है। 3 दिसंबर सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के एरिया में ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का चांसेस है। उसके बाद ये जो इसका जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट वो कंटिन्यू रहेगा और 4 दिसंबर मॉर्निंग टाइम्स में ये नॉर्थ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा कोस्ट के आसपास में पहुंचने का संभावना। इसके वजह से 3 तारीख के शाम से लेकर रात तक आपका कोस्टल उड़ीसा में बारिश होने का संभावना है। और नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू हो रहा है और उससे मुख्यमंत्री कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधे ले चलते हैं। Festival is a team efforts. The government of Nagaland and its various departments, community organization, entrepreneurs, even management teams with youths, civil societies and stakeholders work enthusiastically in organizing the events. We are constantly endeavoring to add new future to the festival, from events to infrastructure. The Hornbill Festival celebrates the Naga way of life. It showcases our unity and reflects our aspirations for real peace. It amplifies the energy, vibrancy, and a newfound ambition of the Naga people. Dozens of platforms have attained international recognition and has succeeded in propelling Naga soft power beyond our borders. The icing on the cake is the Hornbill Music Festival, which is the country's biggest music event. This festival alone creates thousands of employment avenue in multiple sectors and provide opportunities to the locals. The success of the event has positively impacted the local economy, and the benefits of tourism economy is beginning to reach the grassroots through our policy of land of festival. With a mini hornbill in every corner of the state, this 22nd edition of the festival will be celebrated in 6 districts of Nagaland. To our guests, I invite you to not only limit yourself to the event here, but discover and explore all the other exciting activities we have to put together for you. I challenge you to take part and participate in the indigenous games, sports, indulge in the Naga cuisines, songs and dance, arts and crafts,
folklore, and much, much more. Once again, I heartily welcome you to the celebration of the 22nd edition Hornbill Festival 2021. I also extend our appreciation to our guest of honor, His Excellency Mr. Nor Gyalung, Ambassador of Israel today, Honorable Consul General Madam Melinda Pavek, and Mr. Manfred Auster, Consul General of Germany, for gracing the occasion and joining the celebration. And to all our friends and well-wishers who have come from far and near, thank you for coming. We are glad you came. I wish all citizens a happy Hornbill Festival and hope that each one of you will have a wonderful Nagaland experience. Thank you. God bless. Kuk Nalim. Jai Hind. तो आप सीधे तस्वीरें देख रहे थे नागालैंड से, जहां मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हॉर्नबिल महोत्सव के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हॉर्नबिल फेस्टिवल एक तरह से जो नागालैंड की संस्कृति है, जो कल्चर है, उसका एक तरह का जश्न है और ये एक तरह से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ाता है, स्थानीय लोगों के लिए एक अवसर की तरह है और पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें जैश ए मोहम्मद का सरगना यासिर पारे शामिल था। पुलवामा जिले के कस्बायार इलाके में आतंकियों की सूचना मिलने के बाद आज तड़के सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। सेना और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और आतंकियों की तरफ से गोलीबारी के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी पाई। सेना का तलाशी अभियान जारी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज को 2018 भीमा कोरेगांव मामले में जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने 8 अन्य आरोपियों सुधीर डावले, डॉक्टर पी वरवर राव, रोना विल्सन, एडवोकेट सुरेंद्र गाडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राउत, वार्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को जमानत देने से इनकार कर दिया। सभी को जून-अगस्त 2018 के बीच गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय करने के लिए 8 दिसंबर को सुधा भारद्वाज को स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने भारद्वाज की जमानत याचिका पर फैसला 4 अगस्त को और 8 अन्य की आपराधिक अर्जी 1 सितंबर को सुरक्षित रख ली थी। मंगोलिया का संसदीय दल भारत के दौरे पर है। संसदीय दल ग्रेट हुरल यानी वहां के संसद के अध्यक्ष गोम्बोजोव जानदन शटर के नेतृत्व में आया है। इस बीच आज मंगोलियाई संसदीय दल लोकसभा की कार्रवाई देखने पहुंचा। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने संसदीय दल का स्वागत किया। ओम बिरला ने मंगोलियाई दल का सभी सदस्यों की ओर से स्वागत किया। सीमा सुरक्षा बल आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच हुए युद्धों के बाद बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के तौर पर किया गया था, ताकि इस फोर्स की बदौलत भारत की सीमाओं और उससे जुड़े मामलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वर्तमान में बीएसएफ की 188 बटालियनें हैं और ये 6385.36 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है, जो दुर्गम रेगिस्तानों, नदी घाटियों और हिमाच्छादित प्रदेशों तक फैली है। स्थापना दिवस के मौके पर परेड और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएफ के स्थापना दिवस पर बीएसएफ परिवार को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि स्थापना दिवस के मौके पर बीएसएफ परिवार को बधाई। बीएसएफ को उसके साहस और पेशेवराना अंदाज के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। ये बल भारत को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है और संकट और आपदाओं के समय में कई मानवीय प्रयासों में भी सबसे आगे है।
नागालैंड राज्य आज अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। नागालैंड राज्य की स्थापना आज ही के दिन 1 दिसंबर 1963 को हुई थी, जिसके बाद ये भारत का 16वां राज्य बना। नागालैंड पर्यटकों द्वारा भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले हिल स्टेशनों में से है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागालैंड के स्थापना दिवस के मौके पर राज्य के नागरिकों को बधाई दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि नागालैंड के लोगों को राज्य की स्थापना दिवस पर बधाई। नागा जनजातियों की समृद्ध संस्कृति और परंपराएं हमारी विविधता में एकता को समृद्ध करती हैं। मैं 2017 की अपनी यात्रा के दौरान वहां के लोगों की गर्मजोशी को याद करता हूं। राज्य के लोगों और राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापना दिवस के मौके पर नागालैंड की जनता को शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा कि नागालैंड के स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर राज्य के अद्भुत लोगों को बधाई। नागा संस्कृति वीरता और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। नागालैंड के लोग भारत के विकास में भरपूर योगदान दे रहे हैं। मैं आने वाले वर्षों में नागालैंड की प्रगति के लिए प्रार्थना करता हूं। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह नवंबर में बढ़कर 1.31 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो लगातार 5वें महीने 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है और त्योहारी मौसम की तेजी को दर्शाता है। जीएसटी के 1 जुलाई 2017 को लागू होने के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। अक्टूबर 2021 में सकल जीएसटी राजस्व 1,31,526 करोड़ रुपए रहा, जिसमें सीजीएसटी 23,978 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 31,127 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 66,815 करोड़ रुपए और उपकर 9,606 करोड़ रुपए है। इस बार लगातार दूसरे महीने जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ के ऊपर रहा है। दिल्ली में अब पेट्रोल सस्ता होगा। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट घटाने का फैसला किया है। पेट्रोल की कीमत करीब 8 रुपए प्रति लीटर तक घटाया गया है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट को 30% से घटाकर 19.40% कर दिया है। नई दरें आज आधी रात से लागू होंगी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर बढ़ती चिंताओं के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विशेष सत्र का आयोजन जिनेवा में किया और जहां प्रतिभागियों ने महामारी से निपटने के लिए एक नई संधि पर बातचीत की और संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को दोहराते हुए भारत ने महामारी के खिलाफ अपनी तैयारी और बेहतर निर्माण के लिए प्रतिक्रिया पर नए उपकरण के मूल में समानता, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। इसे लेकर भारत ने अपनी रचनात्मक भागीदारी का आश्वासन दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने कहा कि भारत का मानना है कि विकासशील देशों के में सार्वजनिक स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से विकसित नहीं है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत है। साथ ही भारत ने सदस्य देशों की क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित किए जाने पर जोर दिया। अमेरिका के मिशिगन के ऑक्सफोर्ड स्थित हाई स्कूल में एक 15 वर्षीय छात्र ने गोलीबारी कर 3 छात्रों की हत्या कर दी। मृतकों में 16 साल का एक छात्र और 14 साल और 17 साल की छात्राएं शामिल हैं। गोलीबारी की इस घटना में 8 अन्य लोग घायल हो गए। घायल में से 2 लोगों की स्थिति गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है और बाकी 6 लोगों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घायलों में एक शिक्षक शामिल है। पुलिस के अनुसार 15 साल के संदिग्ध ने अर्ध स्वचालित हैंडगन से 15 से 20 गोलियां दागी और हमले के पीछे संदिग्ध की मंशा क्या थी उसका अब तक पता नहीं चल पाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। आज विश्व एड्स दिवस है। इस वर्ष का थीम असमानताओं को मिटाने और एड्स का अंत करें हैं।
हर साल 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य एड्स के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के संक्रमण के कारण होने वाली एक महामारी है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाती है। विश्व एड्स दिवस पहली बार 1988 में मनाया गया था। विश्व एड्स दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर मंगलवार को सिलीगुड़ी की यौन कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और एड्स मरीजों ने मिलकर सामूहिक रूप से मोमबत्तियां जलाईं और इस बीमारी से मरने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राजकोट में 1000 से अधिक छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया। जागरूकता पैदा करने के लिए छात्रों ने एड्स प्रतीक के मानव श्रृंखला बनाई। आज से शुरू हुए BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने अपने पहले ग्रुप मैच में जीत दर्ज की है। ग्रुप बी के इस मैच में श्रीकांत ने फ्रांस के तोमा जूनियर पोपोव को 21-14, 21-16 से मात दी। श्रीकांत को यह मैच जीतने में 42 मिनट का समय लगा। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।